नमस्कार। डीडी राजस्थान के खास प्रोग्राम अलबिलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शालू, दिन की शुरुआत अच्छे विचार से करते हैं। बिल्कुल पुनीत, और जैसा कि हम जानते हैं जो हम सोचते हैं सुबह उठकर, जिस तरह की भावनाएं हमारी होती है उस तरह से हमारा दिन आगे बढ़ता है। तो आज के विचार में हम यही बात करेंगे कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास सकारात्मक बदलाव हो तो हमें हमारी चेतना को जागृत करना होगा, हमें सोचना होगा, हमें खुद को महसूस करना होगा कि किस तरह का बदलाव हम अपने आसपास देखना चाहते हैं, और वही बदलाव शायद हमारे अंतःमन से हमें शुरुआत करनी होगी। बहुत सुंदर। सुबह का प्रोग्राम आपने अच्छे से स्टैब्लिश किया है, विचारों से स्टैब्लिश किया है, और आज के प्रोग्राम में ऐसे ही अच्छे विचारों वाले व्यक्ति जिनके नाम में भी एक ऊर्जा है, किरण है, उनका हम स्वागत करते हैं। वेलकम शशि किरण जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे शशि जी इंडियन रेलवेज में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं और वर्तमान में उत्तर पश्चिमी रेलवे में जयपुर में कार्यरत हैं। एक लंबी लिस्ट है, और न केवल ये इनका परिचय इतना सा ही है, बल्कि ये स्पोर्ट्स में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं, थिएटर करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स बहुत सारे किए हैं। सोशल कंसर्न के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत उन्हें। और लेकिन प्रोग्राम की हमेशा से जैसे शुरुआत होती है, एक परंपरा है, हम इतिहास से शुरू करें। बिल्कुल उससे शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, और आज जो अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं 24 घंटों में अपना काम भी करते हैं और अपनी ऊर्जा को भी बरकरार रखते हैं, अपनी किरणों से आसपास पूरे समाज को जागृत करने की कोशिश करते हैं। हर दिन अपने आप में विशेष होता है पुनीत, है ना, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक छाप छोड़ जाते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें पुनीत, तो आज क्या क्या विशेष रहा? विशेष ये रहा है कि वर्ष 1964 में अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ, जिन्होंने बहुत पीसफुली, जो महात्मा गांधी ने जिस तरह से पीसफुली रेवोल्यूशन लाया, उस तर्ज पर उन्होंने अमेरिका में रंग भेद नीति के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्हें 1964 में उनके इन प्रयासों के लिए विश्व शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और महज 35 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ये सम्मान मिला। सबसे कम उम्र में ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने। और साथ ही है आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें हम, आप और मैं जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, वो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हमारे पास आती हैं। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो ज़रूरी है हमें कि ग्लोबल इकोनॉमी को हमें ध्यान में रखना चाहिए, लोगों की आदतें क्या हैं, उनके उपयोग करने के पैटर्न क्या है। और जब इस सब बातों को सब लोगों ने एक स्वरूप माना कि हम किसी भी काम को किस तरह से करेंगे, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोसेस हो या डिज़ाइन हो, तो उस बात की महत्ता के लिए हम ये वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन डे मनाते हैं। और साथ ही दूसरा खास दिन है, उस दिन की बात करना चाहूँगा। उससे पहले शालू, आपके पास में मोबाइल फ़ोन है? बिल्कुल है। ये कौन सा मोबाइल फ़ोन है, मतलब कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं आप? काफ़ी साल हो गए होगा, शायद 8वां 10वां, कुछ याद नहीं अब तो। बहुत। बाकी के फ़ोनों का क्या हुआ? देखिए, बाकी बहुत स्पष्ट बता देती हूँ, जैसा होता है, कुछ तो अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं, कुछ दराज की शोभा बढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा करें क्या, तो शोभा बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर भी होगा? हाँ, अब देखिए, चीज़ें ऑब्सोलीट होती है तो हर कोई अपग्रेड करना चाहता है, लेकिन पुराने करें क्या, तो वो रखे रहते हैं बेचारे स्टोर में। बस यही समस्या है। इस समस्या की कंसर्न को बताने के लिए इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जिस गति से ई वेस्ट पैदा कर रहे हैं, बड़ा सोशल कंसर्न है, हमारे हेल्थ के लिए बड़ा हैजार्ड है, और हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि हम जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। और अंततः जैसा शालू जी ने कहा, इसमें मैं भी खुद को शरीक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप ही को ब्लेम कर रहा हूँ। मेरे पास में भी कम से कम 7-8 मोबाइल फ़ोन है, एक लैपटॉप है, पुराना पीसी है, जो घर पर रखे हुए हैं, और प्रश्न यही है कि इनका करे क्या। तो इस बात की कंसर्न के लिए पूरे विश्व में इस तरह की नीतियाँ बनी हैं, जिसके तहत रिसाइकलिंग और रीयूज़ की नीतियाँ बनी हैं। और लेकिन हम अभी भी जितना रिसाइकिल करते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा बना रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की वो बात याद आ जाती है, कितने आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तब वो ये बात कहते थे कि जो भी आपके पास संसाधन है उनको रीयूज़ कीजिए। और आपको याद है ऐसी कहानी जहाँ पर वो पुराने एनवेलप्स में चिट्ठियाँ लिखकर भेजा करते थे। तो कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी ने हमें उस वक्त बताया, आज वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सारे विचार। और हम राजस्थान की बात करें, हमारे राजस्थान की संस्कृति में रिसाइकिल रीयूज किस कदर चला हुआ है। पुराने कपड़े की हम गुदड़ी बना लेते हैं हमारी डूंगरपुर में, और उस राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ये आर्ट फेमस है। हम लकड़ी को जलाते हैं, उससे कोयला बनाते हैं, और कोयले की राख
से हम दाल बाटी चूरमा यानी उसकी हीटिंग भी यूज़ करते हैं, राख से बर्तन मांजते हैं। तो हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे पर्सनल सिस्टम के अंदर रिसाइकिल रीयूज़ की पॉलिसी और अब जो स्वच्छता अभियान चल रहे हैं वहाँ पर इन्हीं बातों को फिर से जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से आप रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, जिससे कि संसाधनों का कम से कम उपयोग हो और मैक्सिमम हमें प्रोडक्टिविटी मिल सके। बिल्कुल। अक्टूबर का महीना है ऊर्जा का महीना। अभी हमने नवरात्रि का सेलिब्रेशन किया, लोगों ने 9 दिन के व्रत भी रखे, नई ऊर्जा आई है, पुराने विचार, घर से गंदगी बाहर गई है और आने वाले समय में भी सफाई शुरू हो चुकी है और रेलवेज भी इस सफाई को पर पूरा जोर देता है और रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शशिकरण जी, यहीं से शुरुआत करते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छ रेल। जी, सही कहा आपने कि सफाई देखिए एक बहुत ही सम्मिलित अभियान है, खास करके ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे भारतीय रेल की अगर हम बात करें, जो कि वृहद नेटवर्क के साथ पूरे भारत में फैला हुआ है और एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है हम सब की कि हम सब लोग एक जन भागीदारी के साथ इसको सुनिश्चित करें। और इसी क्रम में हम स्वच्छता पखवाड़ा भी मना रहे हैं, जो कि दिनांक 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का है। हमने इसको शुरुआत जो है 2 अक्टूबर से हमने शुरू की। गांधी जयंती के दिन हम सब लोगों ने श्रमदान किया मिल करके। हमारे जितने भी सारे मंडल हैं, कारखाने हैं, यूनिट्स हैं, हर जगह पर हम ये स्वच्छता अभियान का चला रहे हैं। और जो हमारा मेन उद्देश्य है इस पूरे स्वच्छता पखवाड़ा है, वो हमारे जो यात्री, जो हमारे कस्टमर है, ग्राहक हैं, उनको जागरूक करना खास करके और उनको बताना कि कैसे स्वच्छ रेल के माध्यम से हम स्वच्छ भारत की जो विषय वस्तु है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उसको हम अचीव कर पाएँ। और इसी क्रम में इस पूरे पखवाड़े को हमने एक दिन पे अलग अलग विषय वस्तु पर हम बना रहे हैं। जैसे एक स्वच्छ रेल हम के थीम पे हमने स्वच्छ नीर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ परिसर, तो इस तरह करके अलग अलग थीम पर हमने सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि स्वच्छ नीर पर हम उस दिन प्रयास किया हमने कि जो हमारे जो बॉटलिंग यूनिट्स है और जहाँ जहाँ पे हमारे वेंडिंग स्टेशनों पे होती हैं, वहाँ पे स्वच्छ नीर की उपलब्धता है कि नहीं, हमने निरीक्षण किया, टेस्टिंग हो रही कि नहीं पीरियडिकली। स्वच्छ आहार पर भी हमने इसी तरह किया। स्वच्छ परिसर में जो हमारे कार्यालय हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ है, उस पर हमने फोकस किया। स्वच्छ पटरी जो है, आपने देखा होगा कि, और इनफैक्ट मैं अपील भी करना चाहूँगा आपके दूरदर्शन के माध्यम से सारे जो हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं और जो जुड़े हैं, रेल यात्रा करते हैं, कि रेल यात्रा करते वक्त कृपया ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप गंदगी इधर उधर ना फैलाएं, क्योंकि ये हम तभी इंश्योर कर सकते हैं स्वच्छ रेल की इस परिकल्पना को जब आप सभी लोग हमारे साथ सहयोग करें। और उसमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अनावश्यक रूप से कचरा ना फैलाएं, जहाँ पे कचरा पात्र है वहीं पे कचरा फेंकें और एक अच्छे नागरिक की तरह हमारे को सहयोग प्रदान करें ताकि हम स्वच्छ रेल की इस परिकल्पना को साकार कर पाएँ। तो ये पूरा हमारा जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, इससे पहले हमने स्वच्छता ही सेवा का जो पखवाड़ा चला था, वो भी हमने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलाया था, जिसमें कि हमने हमारे ऑफिसेज़ में भी कैसे, जो आपने अभी सुबह में जो विचार बोला कि ये सिर्फ ना एक फिजिकल गंदगी की हम बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक जो है, मन की जो गंदगी है, और उसके अलावा जो हमारे कार्यालयों में भी जो होती है नो, लाइक बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो वेस्ट के रूप में जनरेट होती चल जाती हैं। हालांकि अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक फाइल का सिस्टम हो गया है, बट उसमें भी जैसे ई वेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ई फाइल भी ऐसे जनरेट हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक नोट्स ऐसे जनरेट हो जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो उनको एक सॉर्ट आउट करना, आपको फाइनली डिसाइड करना कि वो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, तो वो सारे एक आयाम बना करके हमने उसमें पूरा विचार किया और अपने कार्यालयों को, अपने लोगों को, हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन सबको जागरूक किया कि कैसे जो है अपने ना सिर्फ कार्य क्षेत्र में, अपने पर्सनल लाइफ में भी आप कैसे स्वच्छता और ला करके एक अच्छे भारत का संकल्पना और जो नींव है उसको हम और मजबूत कर सकते हैं। निश्चित तौर पर स्वच्छ रेल में आपकी और मेरी भूमिका सबसे ज़्यादा है। खास तौर से जब स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हो तो शौचालय का प्रयोग ना करें, और जो लोग सुबह जो है रेलवे पटरी के सहारे फारिग होने का क्रम करते हैं, वो बड़ा अभी भी इस भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था अगर बनी हुई है, जबकि हमने टॉयलेट्स का भी इतना निर्माण किया है, उसमें सब मुझे लगता है कि गंदगी की कमी ही स्वच्छता है। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर के गंदगी नहीं करता, गंदगी आप और मैं ही करते हैं। अगर उसकी एब्सेंस कर देंगे, उसकी कमी कर देंगे तो स्वच्छ अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। और हम अक्सर ये देखते हैं, चाहे घर हो चाहे कहीं आसपास का माहौल, हम आसपास सफाई रखना चाहते हैं, लेकिन उस कचरे को हमें कहाँ डिस्पोज करना है। सर, अगर हम रेलवेज की बात करें तो खाना पीना ये सब चीज़ें तो रेलवे के एक पिकनिक जैसा होता है, रेल यात्रा का जो अनुभव होता है। तो जब कचरा आसपास होता है, हमें आसपास दिखता है, तो उसे लेकर के कहाँ किस तरह से शिकायत की जा सकती है स्वच्छता के लिए, अपनी भागीदारी हम कैसे निभा सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि एक तो है कि आप लेस ट्रैवल करें, लेस लगेज के साथ ट्रैवल करें और स्वच्छता के लिए कचरा पात्र जहाँ पे वहीं पे करें। इसके साथ ही लेकिन फिर भी चूंकि इतना देखिए बृहद सिस्टम है, इतना विशाल जो हमारा नेटवर्क है, उसमें
कहीं ना कहीं कमी हो जाने की गुंजाइश रहती है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इन सारे जो शिकायतें, न सिर्फ गंदगी के बारे में, उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको कोच में जा रहे हैं और उसमें लिनन नहीं मिल रहा है, या एसी के रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स हैं, या स्टेशन से संबंधित कोई यात्री सुविधाओं में कंप्लेंट है, उन सब के लिए हमारा एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसका नाम है रेल मदद, और हमारा एक हेल्पलाइन है 139। इस रेल मदद पोर्टल या 139 के माध्यम से कोई भी यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि उत्तर पश्चिम रेलवे, पूरे भारतीय रेल के जो 17 जोन हैं, उन सब में ये नंबर 2 पर अभी हम चल रहे हैं, जिसपे कि रेल मदद के शिकायतों के निवारण पे निस्तारण उनका सबसे अच्छा लेस देन 30 मिनट्स में हम जो है कोई भी शिकायत का निवारण करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे इसमें हमने ये भी एक सिस्टम बना रखा है कि उसमें हमें पैसेंजर का फीडबैक मिलता है, तो जो सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक मिलता है वो भी हमारा 75% से ऊपर है। तो एक हमारा दर्शाता है कि कैसे हम जागरूक हैं, सजग हैं अब रेल मदद के जो शिकायत जो है, रेल यात्री की जो शिकायत है उसके निवारण के प्रति। और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं यात्रियों से कि जो रेल यात्रा के दौरान जो है 3-4 बातें जो है जरूर ध्यान रखिएगा कि लेस लगेज लेके ट्रैवल करें, कोई इन्फ्लेमेबल आर्टिकल लेके ट्रैवल ना करें, और स्वच्छता जरूर मेंटेन करके रखें। जी धन्यवाद। स्वतंत्रता के समय से ही हमारी भारतीय रेल मौजूद है। मुझे ध्यान है कि बचपन में जीके की बुक में पढ़ता था कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ट्रांस साइबेरियन पहला और भारतीय रेल दूसरा। और अभी भी मुझे फेरी टेल जैसा लगता है, पीछे की एक बोगी है, गुफाओं के से गुजरती और जब भी आपने भी कोयले का जिक्र किया तो वो स्टीम इंजन की खुशबू आ गई कि जब जाते थे नानी के घर पे और स्टीम इंजन की वो बोगियां होती थी, किस तरह से मुझे तो सबसे पहला काम ये होता था, भले ही मैं 5 बजे ट्रेन में बैठूं, अचार पराठे पूरी वो खोल करके शुरू हो जाना है। वो एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस हैविंग मील इन द ट्रेन, आई थिंक वो मेरी मधुर स्मृतियों में जीवन की, बचपन बाल्यकाल की, उसमें सबसे ज्यादा यही है। स्वतंत्रता की हम बात कर रहे थे, तो आज पुण्यतिथि है, आज जयंती है लाला हरदयाल जी की, और भारतीय गदर पार्टी के आप संस्थापक रहे, और अमेरिका में जा कर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने बहुत सारे अतुल्य प्रयास किए। उनका योगदान बहुत बहुत सराहनीय है। तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद से हम देख रहे हैं कि रेलवे में लगातार कुछ ना कुछ उत्तरोत्तर तरक्की हुई है, और ख़ास तौर से आज के आप चूँकि उत्तर पश्चिमी रेलवे को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से रेलवे राजस्थान में अपने आप को प्रोपोगेट कर रहा है, किस तरह से चेंजेस अभी आ रहे हैं, रेलवे का सफर किस तरह से उत्तरोत्तर होता चला जा रहा है? हाँ, जी सही कहा आपने। देखिए, अगर हम बात करें 10 साल 15 साल पहले की बात करें, तो किसने सोचा होगा कि वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन आएगी यहाँ पे। अमृत स्टेशनों का जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं, स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं, उसकी बात करें, या इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, पूरे रेलवे नेटवर्क पर जो है हम विद्युतीकरण कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे को मजबूत कर रहे हैं, सेफ्टी को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है इंडियन रेलवेज की कि उसको एक्सपैंड करना। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, या फिर पूरे भारतीय रेल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में रेल को पहुंचाना, साथ ही साथ जो हमारे सिंगल लाइन होते हैं उनको डबलिंग करना, और नई लाइनों का निर्माण के साथ साथ जो हमारा गेज कन्वर्जन का काम है वो भी हम बहुत ही तीव्र गति से कर रहे हैं। हमारा पूरा लक्ष्य है कि राजस्थान में जो रेल की जो सीमाएं हैं उसको और बढ़ाना, और जो एक बेहतर संरक्षित और सुरक्षित रेल सेवा प्रदान करना। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे हमारा है, अभी लगभग 97% हमारी जो ट्रैक है वो विद्युतीकरण हो चुका है। लगभग हमारा 5000 से ऊपर हमारा रेलवे ट्रैक है। पूरे जो, अगर मैं उत्तर पश्चिम रेलवे जो हमारा एक जोन है उसकी बात करूं, राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग को ये उत्तर पश्चिम रेलवे कवर करता है। एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए ना सिर्फ किफ़ायती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत हितैषी है। जो डीजल पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होती है, तो इसके हम बहुत जो है अच्छा, और जो हमारा पॉल्यूशन का जो लेवल है वो हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा, जैसे कि गेज कन्वर्जन का हम काम कर रहे हैं, या डबलिंग का काम कर रहे हैं, जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो रेलवे लाइन्स है, वहाँ पे सिंगल लाइन कारण से बचपन में आपने सुना होगा कि जो है ट्रेन वेट करिए क्योंकि लाइन क्लियर नहीं मिला है, सिंगल लाइन है, वो हम सारे डबलिंग का काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें, उसके साथ ही साथ जो नए जो लाइनें हैं उनको हम सुदूर क्षेत्रों को कनेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको हम निर्माण कर रहे हैं। तारंगा हिल से अंबाजी आबू रोड का निर्माण कर रहे हैं, 117 किलोमीटर की लंबी लाइन है। और ऐसे बहुत सारे जो सुदूर क्षेत्र हैं जो पर्यटन के दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, इन सब को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अजमेर पुष्कर की हम बात करें, पुष्कर मिर्ता की बात करें, रास मिर्ता जो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, टूरिज्म पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, इन सब का हम
जो हमारा भी नेटवर्क है राजस्थान में उसको और हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि रेल यात्री जो है अभी जहाँ पे महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र में रेल नहीं आया है या जो कंजेशन का प्रॉब्लम है ट्रैफिक का, उसको हम सबको दूर करना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि हम लक्षित कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भी जो है निवेश किया जा रहा है इन सब परियोजनाओं में, जिनसे काम चल रहे हैं, सर्वे हो गए हैं, टेंडर हो रहे हैं, और साथ ही साथ बजट भी, जो क्योंकि काम करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि उनके लिए पर्याप्त बजट हो, और उस बजट का इस बार अभूतपूर्व आवंटन मिला गया है। पूरे राजस्थान को 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मिला है। इस बजट और उसका डिस्पोजल किस तरीके से होगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने अभी इंटरेस्टिंग बात पर्यटन की क्योंकि राजस्थान में जैसे जैसे सर्दी आने लगती है और ऑलरेडी गुलाबी ठंड हमें महसूस होने लगी है, सुबह सुबह हल्की सी ठंडक महसूस होती ही है, और उसके साथ साथ देखते थे मेले, तीज त्योहार, टूरिज्म, और होली तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कहीं ना कहीं टूरिज्म की बात करें या हम त्योहारों की बात करें, त्योहार और रेल यात्रा कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्याय लगते हैं जी। और यूनाइटेड नेशंस ने स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने को खास माना है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में इग्नोरेंट रहते हैं। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ के तौर पर भी अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो टूरिज्म की हम बात करना कुछ चाहेंगे आपके माध्यम से कि मेंटल हेल्थ के लिए टूरिज्म या ट्रैवल जिसे कहें, या ट्रैवल, क्योंकि आप ट्रैवल भी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उस अनुभव के बारे में बताएं कि किस तरह से आपको साइकिलिंग एक्साइट करती है, इंस्टिगेट करती है, रिलैक्स करती है। पहले रेल के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँगा कि जो आपने बताया टूरिज्म का, तो रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। आपने जैसे कहा कि बचपन की जो स्मृतियाँ हैं वो हम सब के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये रेल जो है ना सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं करती है, दिलों को कनेक्ट करती है। और इसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए हमने जो है रेलवे में पर्यटन को एक बहुत ही बड़ा हमने तरजीह दी है, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि रेलवे को और पर्यटन के क्षेत्रों से जोड़ा जा सके। अभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो हमने रेलवे का एक म्यूजियम, अच्छा सा एक म्यूजियम है जो कि अजमेर में हमने खोला है, और पर्यटन को उस संकल्पना और उस संभावना को ध्यान में रखते हुए हमने एक मीटर गेज का हमारा जो सेक्शन है, मावली से मारवाड़ का खंड का जो सेक्शन है, उसके एक पोर्शन को हमने मीटर गेज में अभी रिस्टोर ही रखा है, उसको हमने ब्रॉड गेज में कन्वर्ट नहीं किया, और वहाँ पे एक वैली क्वीन एक्सप्रेस के नाम से हम चलाते हैं। तो एक अगर उस तरफ आप जाएं तो वहाँ की जो वादियाँ हैं, जो गोरम घाट और इसकी जो वादियाँ, आपको ना राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसको, जब बारिश के दिनों में जब वहाँ से झरने बहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ एक वैली क्वीन के नाम से एक हेरिटेज ट्रेन भी चला रहे हैं। ये तो हुई रेलवे के परिप्रेक्ष्य में बात हुई। और आपने मेंटल हेल्थ की बात की और जो है घूमने और इसकी बात की, तो ऑफकोर्स मैं एक बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान हूँ, और इसी प्रवृत्ति ने मुझे लगभग कुछ सालों पहले जो है साइकिलिंग से जोड़ा, और मैं एक बहुत ही एंथुसियास्ट जो है साइकिलिस्ट हूँ। लगभग 5-6 साल पहले मैंने इस हॉबी को किया, और अभी तक लगभग मैं 32,000 किलोमीटर की साइकिलिंग कर चुका हूँ। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जो जयपुर के आसपास हैं, बांदीकुई, अलवर, सीकर, इन सब जगह पे साइकिल से मैं गया। वो हमारा एक ग्रुप है जो कि साइकिलिंग की एक्टिविटी करते रहता है, और एक बहुत ही हर व्यक्ति अपने अपने स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए अलग अलग प्रयास करता है। मेंटल हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ऐसा फिटनेस, कुछ अपने लिए ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम ना सिर्फ अपने आप को फिट रख पाए, बल्कि दूसरे के लिए भी एक प्रेरणा बन सके, दूसरे को भी एक संदेश दे सके कि कैसे जो है फिट रह करके आप अपने ना सिर्फ फिजिकली फिट रहते हो बल्कि मेंटली भी फिट रहते हो, और कैसे जो है उस जो फिट इंडिया का जो हमारा मोटो है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिटनेस ही है, तो अपने व्यक्तित्व का जो विकास है इन सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक है। शशि किरण जी, हम जब भी बात करते हैं किसी भी एक्टिविटी की, तो सुरक्षा को लेकर के हम हमेशा थोड़े जागरूक रहते हैं, थोड़े सचेत रहते हैं। रेलवेज की बात की जाए तो रेलवे कवच की हम बात करें, एक सुरक्षा को भी बहुत बड़ा एक आयाम दिया गया है, कि एक पैरामीटर उसे रखा गया है। जी, सुरक्षा और संरक्षा, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स है, ये हमारा बहुत ही मिशन एरिया है। कोई कोताही नहीं हम बरतते हैं। हालांकि मैं एक और भी चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि समय पालनता के बारे में। समय पालनता में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार पिछले 4 सालों से नंबर 1 है। अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण से हम नंबर 2 पर आ गए, अदरवाइज समय पालनता हमारी एक प्रायोरिटी रहती है, लेकिन उसको भी हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं अगर हमारे लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। संरक्षा सर्वोपरि के नारे से और उद्देश्य से हम चलते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी कवच, जैसा कि आपने मेंशन किया, एक स्वदेशी मेड इन इंडिया की बनाई हुई तकनीक है जो कि एंटी कोलिजनिक डिवाइस है, और जो कि अभी बहुत ही गर्व का विषय है कि अभी राजस्थान में ही इसका सफल परीक्षण जो है, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अभी आए थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने इसका सफल परीक्षण सवाई माधोपुर से कोटा के मध्य किया। और ये जो पूरी प्रणाली है, ये पूरी संरक्षित करेगी हमारे रेल यात्रा को।
अभी तो खैर बहुत ही कम हो गई रेल दुर्घटनाएं, बट आप सुनने में आते होगा कि जो है रेल दुर्घटना हो गई है, तो एक मन में एक डर सा उत्पन्न होता है। और ये जो कवच प्रणाली है इस सारे संभावनाओं को जो नगण्य कर देगी कि रेल दुर्घटना हो, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रैक पर भी जो है कवच की प्रणाली लगेगी, स्टेशनों पर लगेगी, और ये आपस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिससे कि कोई भी ट्रेन अगर आपस में आमने सामने आ रही है, रियर में आ रही है या साइड में आ रही है, आपको अलर्ट कर देगा और जो है तुरंत ऑटोमेटिकली इसमें स्वतः ब्रेक भी लग जाएंगे। तो एक पूर्णतः स्वदेशी निर्मित और जो वर्ल्ड के जो रेलवेज में आप देखते हैं जो संरक्षा प्रणाली है उसको मैच करते हुए टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तर पश्चिम रेलवे में भी हमारा लगभग 1600 किलोमीटर का सेक्शन है जिसको हम स्पेस कवर कर रहे हैं, उसके टेंडर हो गए हैं। जल्द ही जो है ये प्रणाली हम पूरे राजस्थान उत्तर पश्चिम रेलवे में भी लागू करेंगे। सो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मुझे लगता है एक बड़ा प्रयास है, मेड इन इंडिया फॉर इंडिया। जी, अब तक हम तकनीकी में कहते थे कि हम उतना शायद अच्छे नहीं हैं और बाहर के देशों पर निर्भर रहते थे, पर वो दिशा और दशा बदलने लगी है। मेंटल हेल्थ पर वापस आते हैं। मैं आपके सीवी की तरफ देख रहा था, क्योंकि मैं भी थिएटर का विद्यार्थी हूँ और जब भी समय मिलता है कोशिश रहती है। आप थिएटर में किस तरह से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई, किस तरह के कैरेक्टर्स या प्लेज आप अटेम्प्ट करते हैं? जी, लगभग 5 साल पहले जो है हमने ये थिएटर की जर्नी शुरू की। मैं और मेरी वाइफ भी भारतीय रेलवे लेखा सेवा की एक अधिकारी है, और हम दोनों ने एक थिएटर ग्रुप जो है उसको ज्वाइन किया था, गंधर्व थिएटर ग्रुप, और हमने 2 थिएटर प्ले उस समय किए थे, लगभग ये 4 साल पहले। पुनः जो है इस वर्ष हमने जो है इस पर प्रयास किया है, और 30 डेज इन सितंबर एक इंग्लिश का एक प्ले है, उसको हमने थिएटर का मंचन किया है। जयपुर और उदयपुर में भी हमने इसका मंचन किया, और भी अभी इसको शो होने वाले हैं। थिएटर एक आप कहते हैं ना, हर आदमी में जो है एक कलाकार छिपा होता है और एक किरदार को निभाते रहता है, तो उसको जो है अलग आयाम तक मैंने ले जाने की पहुंचाने की कोशिश की। और देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसा कि शालू जी ने भी मेंशन किया, कि कैसे जो है आप अपने व्यस्त जीवन से इतनी सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। देखिए, 24 घंटे सबके पास है, हमें सिर्फ ये एक उद्देश्य रखने की और मन में एक मानसिकता रखने की ज़रूरत होती है कि मुझे अपने हॉबी के लिए, मुझे अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, कार्य के लिए, सब के लिए जो है बैलेंस, एक संतुलित टाइम देना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैं अपनी एक्टिविटी, साइकिलिंग हो या रनिंग हो, एक्टिविटी करता हूँ। ऑफिस आवर के बाद 7 से 9, 10 बजे तक हम रात में जो है थिएटर की रिहर्सल भी करते हैं। घर परिवार के लिए भी पूरा टाइम देता हूँ, जब भी वीकेंड्स पे, या जब मेरा एक बहुत ही छोटा अभी 11 मंथ का बेबी है उसको भी ध्यान देता हूँ। तो एक पूरा एक सामंजस्य और समसामयिक रूप देखते हुए पूरे हमें अगर टाइम हम दे पाए तो यही एक व्यक्तित्व हम निखार पाते हैं। अदरवाइज अगर हम इस कंस्टेंट में रहेंगे कि अच्छा मेरे पास तो बहुत ही हेक्टिक जॉब है और मैं समय नहीं दे पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप अपना शायद व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये सब मेरी रुचियां हैं। म्यूज़िक मेरा एक इंटरेस्ट है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मौका मिले गुनगुनाऊँ, और गिटार भी मैं करता हूँ। तो इन सारे रुचियों को अपने एक आप कभी छोड़िए नहीं, और हमेशा एक विश्वास रखिए कि आप अगर अपनी रुचियों को लगातार अच्छा करते रहेंगे, उसमें निखार जरूर आएगा, और एक प्रेरणा भी देते रहेंगे समाज को कि आप समय निकाल करके अच्छा कर सकते हैं। यही सवाल मेरे मन में आ भी रहा था शशि किरण जी, कि आप इतना कुछ कर लेते हैं और अक्सर हमें शिकायत आसपास में देखते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे। आप और आपकी पत्नी दोनों वर्किंग हैं और इतना बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, अपनी रुचियों का भी ध्यान रखते हैं और परिवार का भी ध्यान रखते हैं। तो किस तरह से आप अनुशासन का प्रयोग करते हैं, किस तरह से वो डिसिप्लिन या वो जो स्ट्रैटेजी है, वो मैनेजमेंट है, कैसे हो पाता है? क्योंकि व्यवहारिक रूप से कैसे कर पाते हैं, जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए, ये सारा चीज आपने जो मेंशन किया डिसिप्लिन के बारे में, क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे कार्यकलाप में, और हमें एक ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि सबसे अहम जो है हमारा परिवार है। अगर कोई भी हम कार्यकलाप ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि हमारा पारिवारिक हित जो है अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ। जो भी टाइम है, अगर थिएटर का ही टाइम है, तो मैं अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके जरूर डिसाइड करता हूँ कि हाँ कितना टाइम मैं दे सकता हूँ। अगर वो एग्री करती है कि हाँ यस, तो ही मैं आगे फिर बढ़ता हूँ कोई भी असाइनमेंट लेने में। वर्क प्लेस ऑफ कोर्स वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सर्वोपरि हम रखते हैं रुचियों पे भी जो है अगर थोड़ा बहुत हमें अंकुश लगाना है, कोई समयबद्ध नहीं, अगर कुछ समय के लिए, जैसे मैंने अभी अपने फिटनेस एक्टिविटी पे एक थोड़ा सा ब्रेक लगा रखा है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो है अपने बच्चे के साथ स्पेंड करता हूँ। लेकिन मेरी एक रुचि है, और ये मेरी परिवार जो है मेरा उसमें पूरा साहस देती है, मुझे पूरा सहयोग देती है कि हाँ अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ज़रूर जाओ, ज़रूर करो। तो एक अनुशासन के साथ साथ परिवार का जो सहयोग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सब के सामंजस्य से ही जो है हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एक अपना व्यक्तित्व का
निखार और विकास बिल्कुल कर सकते हैं। दो पटरियों के दो पहिए और सर जो काम करते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि उसको सकारात्मक रूप दे दिया है अपने, कि दो पहिए जो उस पटरी को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, काम में आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत गर्व है इस बात का कि इतने अच्छे गेस्ट हमसे मिलते हैं और जो कितने प्रेरणा का पिछले आधे घंटे से जो देख रहा था, आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है बनी हुई है। अन्यथा बातचीत में जब हम खो जाते हैं तो स्माइल मिस हो जाती है। तो निश्चित तौर पर अंदर से जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है वही हमारी आंखों और होठों तक आती है। लेकिन कहते हैं खुशी जो है सिर्फ वो नहीं है जो हमें पा लिया, खुशी वो है जो हमने दूसरों को दे दिया। तो जैसा मैं सुनने में आया कि आप सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं, स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर के भी कुछ काम करते हैं, तो खुशी पाने का जो ये माध्यम है और जो हम मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है ये गिविंग, फीलिंग ऑफ गिविंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ उसके बारे में बताएं। जी, सही कहा आपने। गिव बैक टू द सोसाइटी जो है एक बहुत ही बड़ा आयाम है, बहुत ही बड़ा हम लोग अपने हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा एक थोड़ा सा संक्षिप्त में, मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ। मैं आनंद कुमार जी जो सुपर 30 के संस्थापक रहे हैं, उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं मूलतः पटना बिहार से हूँ। सर की जो स्ट्रगल की जो लाइफ रही है, हमारी लाइफ भी वैसे ही स्ट्रगल से भरी हुई थी। और इन सबको ध्यान में रखते हुए जब मैंने कुछ सालों पहले महसूस किया कि अब ये टाइम ऐसा है कि अपने पुराने उस दिनों को याद करूं और उस संघर्ष के दिनों को याद करते हुए जो है ऐसे लोग जो कि अभी भी वंचित हैं या जो लेस प्रिविलेज हैं सोसाइटी में, उनको हेल्प करना, जैसा आपने मेंशन किया कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम है और उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। हम सब अपने लिए तो करते हैं, जैसे मैंने भी अपने लिए बताया कि मैं साइकिलिंग करता हूँ, म्यूज़िक जो मेरा इंटरेस्ट है, या और भी जो मैं गतिविधियाँ करता हूँ, बट सोसाइटी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम एक सोसाइटी के रूप में तभी ग्रो कर सकते हैं जब एक दूसरे का हाथ हम थाम करके आगे बढ़ें। और इसी क्रम में जो है हमें देखना चाहिए कि हम आसपास के जो हमारा वातावरण है वो कैसा है। अगर कोई वंचित है, कोई ऐसा जिसको ज़रूरत है हमारी मदद की, उसके हमें आगे बढ़ करके सपोर्ट करना चाहिए। और अभी एक NGO के माध्यम से जो है सरकारी स्कूल जो है, 2 सरकारी स्कूल हैं, उन पे जो है हम फोकस करके वहाँ पे हमने उनको अडॉप्ट कर रखा है। और वहाँ पे मैं खुद भी पढ़ाने जाता हूँ। एक हमारी टीम है जो कि वहाँ पे पढ़ाती है, साथ ही साथ जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। क्योंकि खुद मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि सरकारी स्कूलों में किस तरह का संघर्ष होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जो टीचर्स होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ का कितना कमज़ोर होता है। और एक बहुत ही बड़े फ्लेम की ज़रूरत होती है उस विद्यार्थी में अगर आप उसको आगे बढ़ना है तो। क्योंकि एक तो वो अपनी पारिवारिक स्थितियों से जो जूझता रहता ही है, वहाँ जो स्कूल में भी उसको चूँकि एक उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो एक वंचित रह जाता है वो समाज में। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी टैलेंटेड अगर कोई व्यक्ति है या कोई टैलेंटेड अगर स्टूडेंट है तो हमें उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाना है। और इसी क्रम में जो है ये मैं प्रयास करता हूँ कि इस NGO के माध्यम से स्कूल के बच्चों को पढ़ाएं, उनको एक किरण दें, उनको एक रे ऑफ होप दें कि कैसे जो है हम आगे उनको भी जीवन में वो भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन संघर्ष आदमी को हमेशा मजबूत बनाता है। आप देखिए वर्ष 2002 में आपने इंडियन रेलवे सर्विसेज पास की और रेलवेज़ को एक अधिकारी के तौर पर आप सर्व कर रहे हैं। मैं खुद एक सरकारी संस्थान से पढ़ा लिखा हुआ हूँ और मैं अपने तरीके से जिस भी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता हूँ, कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, संघर्ष हमेशा मजबूत बनाता है। हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी ई-वेस्ट से। तो ऐसे में सबसे जो ज़रूरी है, क्योंकि अभी डिजिटल लर्निंग का ज़माना है, ये जब आपके डिवाइसेस जब पुराने हो जाते हैं तो आप इन्हें घर पर ना रखें। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, जहाँ पर ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शन के जो बच्चे हैं या जो आर्थिक तौर पर उतने सुदृढ़ नहीं हैं, उनके काम आ सकती हैं लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट। मुझे लगता है जो ये देने की जो भावना है उसकी शुरुआत जो आज इंटरनेशनल ई-वेस्ट डे है उस पर हम संकल्प लें कि आज शाम को जाकर घर पे तमाम चीज़ों को, डिवाइसेस को टटोलें, दुरुस्त कराएं और इंश्योर करें कि क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कचरा आप साफ करने के लिए दूसरे को दे दें और उसे निश्चित तौर पर दूसरे व्यक्ति के जीवन में कुछ काम आएगी, उसकी काम आएगी। बिल्कुल पुनीत, आपने जो ये विचार दिया है और ये जो गिविंग की बात की है, मुझे तो कम से कम इससे प्रेरणा मिल गई और मुझे समझ में आ गया कि अब क्या किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि क्या करें, तो पुराना आईफोन हो तो मुझे दे दीजिएगा। नहीं, लेकिन क्योंकि आपने कहा है कि ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिससे आवश्यकता हो, तो शायद मुझे आवश्यकता है। बिल्कुल मेरे पास आईफोन नहीं। कमिंग बैक टू द राजस्थान, चूँकि राजस्थान की जो एक ट्रेन थी जिसमें विदेशी पर्यटक बहुत आते थे और अभी भी आते हैं जी, उसकी जब भी हम टूरिज़्म के वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है एक महाराजा वाली फीलिंग है। वो एक सफ़र
बड़ा सुखद सुहाना होता है। तो राजस्थान की जो भी स्पेशल टूरिज्म से रिलेटेड जो ट्रेन है उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से लोग उससे जुड़ सकते हैं, कितना पहले उसकी बुकिंग करानी होती है जी। या बीच में से भी कहीं अगर अवेल करना चाहें कम समय के लिए या निश्चित दूरी के लिए तो वो भी संभव है। जी, जो आपने मेंशन किया उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ये बहुत ही लग्जरियस जो है टूरिस्ट की ट्रेन है और इनफैक्ट इसको पूरे ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है इस ट्रेन को। 7 दिनों का ये ट्रिप चलता है जो कि बुधवार से शुरू होता है और ये अगले मतलब पूरे 1 सप्ताह चलता है। दिल्ली से सफ़र शुरू होता है, जयपुर से बाद सवाई माधोपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, ये पूरे राजस्थान के जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इनको कवर करता है। और इसमें जो फील है एकदम शाही फील आती है आपको। और इसमें राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उनके माध्यम से ये गाड़ी संचालित होती है। भारतीय रेलवे जो है इसमें एक सहयोगी पार्टनर है। अभी वर्तमान में ये संचालित की जा रही है, लगभग 6 महीने साल में ये चलती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह रहता है। और देश खासतौर से विदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक तो इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उनको एक ना जो उनके नाम भी हमने जो सूट के जो नाम है वो जो स्टेट्स हैं उनके नाम पे हमने रखा है, बूंदी, कोटा, मारवाड़। और जो फील है वो सलून की तरह फील होता है जिसमें कि आप गद्देदार जो है एक पूरा एक राजसी उसकी जो पूरी थीम है वैभव राजसी वैभव की अनुभूति होती है। यस, जो उनके रेस्टोरेंट है महाराजा महारानी रेस्टोरेंट है, उनकी जो थीम है वो पिकॉक थीम पे बनाई गई है। तो आपको लगता है कि हाँ एक किसी महल में आप निवास कर रहे हैं और हमारे जो लोग सेवा कर रहे हैं आसपास में, तो एक अच्छा सा फील आता है। राजस्थान की संस्कृति को जोड़ता है ये और परिवेश से आपको परिचय कराता है और साथ ही साथ एक अच्छा लग्जूरियस ट्रेन का अनुभव कराता है। लेकिन ये तो एक लग्जूरियस ट्रेन की बात हुई, इसके साथ ही साथ जो भारतीय रेलवे जो अपनी तकनीकी में उन्नति कर रहा है उसमें आपने सुना होगा इसका नाम वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना होगा। ये भी एक स्वदेशी तकनीक से बनाई हुई है। बहुत ही गर्व का विषय है कि पूरी तकनीक जो है इसकी राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टू कॉन्सेप्ट से लेकर के इसकी मैन्युफैक्चरिंग है पूरे भारतीय रेल में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा की गई है। और अब इसके तो नए वर्जन भी आ रहे हैं, वंदे भारत स्लीपर आ रहा है, वंदे भारत मेट्रो आ रहा है। जिन भी यात्रियों से हमने बात की है वंदे भारत के बारे में सब लोगों ने बहुत ही इसके सराहना की है। ये भी लग्जरी की अगर हम बात करें, कंफर्ट की बात करें, स्पीड की बात करें, सेफ्टी की बात करें, ये वर्ल्ड के जो भी अच्छे ट्रेन्स हैं उन सबके स्टैंडर्ड्स में आता है। अधिकतम स्पीड जो है 160 kmph से दौड़ने वाली ये वंदे भारत ट्रेन पूरी भारतीय रेलवे की शान है और भारतीय के लोगों में एक जोश पैदा करती है कि हम भी जो लोग सपना देखते थे 10 साल 15 साल पहले कि हमें भी उस तरह के ट्रेन में चलने का अनुभव पैदा हो सकता है कि नहीं, वो एक बिल्कुल। और जो विदेशों में जाने का एक वो था ना चाह मुशायद कम हो रहा है क्योंकि हमारा भारत ही अपने आप में इतना सक्षम है, इतना खूबसूरत देश है और जो रेल यात्रा में हम तरक्की देख रहे हो, आसपास के नज़ारे देखते हैं, तो कौन स्विट्जरलैंड जाए जहाँ हमारा राजस्थान हमारे साथ मौजूद है। बेहतरी की बात यह है कि रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम किसी भी विकसित देश की जब रेफरेंस की बात करते हैं तो वो बात वो नहीं है कि इंडिविजुअली कोई कितना अमीर है या इंडिविजुअली कितना सक्षम है। आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में हम बात करें, चाहे सड़क हो चाहे रेल की बात करें, पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात होती है उसको हम कहते हैं कि सुदृढ़ता है। और पिछले कम समय में हमने काफ़ी तेज़ी से इसमें और वंदे भारत की हम बात करें तो देखकर हमें खुद गर्व होता है कि ये हमारे ही देश की है और हम इसमें ट्रैवल करते हैं। साफ सफाई की बात करें, मानक की बात करें, पुनीत अभी बता रहे थे कि आज वो दिवस भी मनाया जा रहा है, जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो मेंटेन की जा रही है, बहुत गर्व होता है अपने भारतीय होने पर, राजस्थानी होने पर। नाम में भी कितना वंदे भारत, भारत की वंदना की इसमें बात है। कमिंग बैक टू रेलवेज, आपने शुरुआत में कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन हुआ है राजस्थान के लिए, तो इसका डिसबर्समेंट किन किन एजेंडाज, किन किन मदों पर किस किस तरीके से होने वाला है? देखिए, फोकस जो हमारा वो है विस्तारीकरण पर कि कैसे जो है हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और हम विस्तार कर सकते हैं। और इसी क्रम में जो हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो कि डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं या गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट हैं या न्यू लाइन के प्रोजेक्ट है, नई लाइनों की, जैसे मैंने अभी बात की तरंगा हिल अंबाजी की जो बात हुई, पुष्कर मीरता की जो बात हुई, तो ये हमारे नए नए क्षेत्र हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो दोहरीकरण के काम है, जो ऐसे खंड हमारे हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन के कारण से, सिंगल लाइन होने के कारण से ट्रैफिक कंजेशन होता है, उनको हम दोहरीकरण कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण आयाम जो अभी भारतीय रेलवे में हर जगह देखने को मिल रहा है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी उसमें लगातार तीव्र प्रगति कर रहा है, वो है अमृत स्टेशनों की परिकल्पना। स्टेशनों का पुनर्विकास एक बहुत ही वृहद तरीके से किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ की अगर हम बात करें, जयपुर स्टेशन हुआ, गांधीनगर जयपुर स्टेशन हुआ, सांगानेर स्टेशन हुआ, इन सब का जो है एक हम वृहद स्तर पर विकास कर रहे हैं। जयपुर स्टेशन का 700 करोड़ की लागत से विकास किया जा रहा है। गांधीनगर जयपुर स्टेशन को हम 200 करोड़ की लागत से विकास कर रहे हैं। इन पूरे स्टेशनों की परिकल्पना में जो हम विश्व स्तरीय पुनर्विकास का जो हम, जैसे अभी शालू जी ने मेंशन किया कि कैसे जो है विदेशों की ट्रेन, तो उसी तरह विदेशों की स्टेशनों का ही नज़ारा यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। इनमें जो एक सबसे खूबी, जो सबसे खास बात होगी वो होगी एयर कॉन्कोर्स।
इसमें क्या हम कर रहे हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म का जो एक सिरा है और दूसरा जो सिरा है, उनको हम स्काई वॉक के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जिसमें कि हजारों स्क्वायर फीट एरिया में वहाँ पे अलग अलग पैसेंजर एमिनिटीज़ की चीज़ें होंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे और फूड कोर्ट्स, गेमिंग जोन, सब ऐसी सुविधाएं, एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। यस, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होगा। और इसका एक और भी हमारा जो एक पहलू है वो ये है कि मूलतः यह आमतौर पर क्या होता है कि स्टेशन जो है शहर के दोनों भागों को विभाजित तरह कर देता है। स्टेशन का एरिया, एक तरफ का एरिया उधर विभाजित हो जाता है क्योंकि कनेक्ट नहीं पाता है। तो ये एक ऐसा माध्यम रहेगा जिसपे कि ना सिर्फ यात्रीगण आ सकते हैं बल्कि जो नॉन पैसेंजर्स हैं वो भी सुविधाओं को उपयोग ले सकते हैं उसका। तो एक कनेक्ट कर देगा। अगर आप सपोज मैं गांधीनगर की बात करूं तो बजाज नगर साइड में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आइए, सुविधाओं को उपयोग करिए, टॉप रोड साइड आप चली जाइए। तो इस तरह से जयपुर स्टेशन पर भी कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेशनों पर हम 10 जो हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के स्टेशन है उन पर इस तरह का हम विकास कर रहे हैं। गांधीनगर जयपुर स्टेशन तो इनफैक्ट भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन ऐसा बना जिसने इस गर्डर लॉन्चिंग जो काम होता है, जिसको एयर कॉनकॉर्ड्स का जो कार्य है उसको पूरे भारतीय रेलवे में हमने पहली बार किया। 72 मीटर चौड़े गर्डर का पूरा जो कार्य है वो अमृत भारत स्टेशन का ये तीव्र गति से चल रहा है। और इन सब का बजट आवंटन, जैसा आपने मेंशन किया कि बहुत ही भरपूर बजट आवंटन मिला है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, पैसेंजर एमिनिटीज़, लिफ्ट, एस्केलेटर का काम हो, ये सारे पे हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं। विद्युतीकरण हमारा लगभग 97% कंप्लीट हो चुका है। तो पूरी सारी परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन है। और हम सारे जो हमारे महाप्रबंधक हैं श्री अमिताभ, जो हमारे रेल कर्मी है, सारे हमारे अधिकारीगण हैं, हम सबका फोकस व्यू है कि कैसे इन सारे प्रोजेक्ट को हम नियमित और निर्धारित समय तिथि पर इसको कंप्लीट करें। बिल्कुल। तो एक विजन की बात हुई, क्रिएटिविटी की बात हुई, किस तरह से हम एक चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं। शशि किरण जी, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं और आप थिएटर से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं थिएटर इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। अगर मैं आंख बंद करके सोचती हूँ, मेरा पहला अनुभव थिएटर का मैंने किया तो नहीं है, लेकिन रामलीला याद आ जाती है कि सबसे पहला हर बच्चा रामलीला जरूर देखता है हर परिवार के साथ में। पुनीत, आपने भी देखी होंगी? बिल्कुल, मैंने तो इनफैक्ट चीता का रोल भी किया था। क्या बात है। तो मुझे बहुत गर्व है। मैं सोच रही हूँ एक इंटरव्यू साथ ही साथ ना पुनीत जी का भी ले लिया जाए। आपकी जो अनुभूति, आपका जो पहला अनुभव थिएटर की तरफ आपका जुड़ाव, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे मैंने बताया गंधर्व थिएटर से हम लोग जुड़े थे। और जब हमें ये मिला चैलेंज, जब ये टास्क कहा गया, तो ऑफ कोर्स एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं, तो ये आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शुरू किया या बचपन से आप थिएटर में थे? नहीं, अभी 5 साल पहले ही हमने ये शुरू किया। तो जब मेरी वाइफ ने ये प्रपोज किया कि एक हमारे रेलवे की ही सेवानिवृत्त जो अधिकारी थी वो इस थिएटर ग्रुप में थी, तो जब ऑफर किया तो मुझे लगा यार कहाँ टाइम, हमारे पास समय की कमी और ये नहीं कर पाएंगे हम लोग। बट फिर शी सजेस्टेड कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्राई देखते हैं एक बार। और जब उससे जुड़े हैं ना, तो एक बहुत ही अलग ही अनुभूति है। जैसा आपने कहा कि कैसे जो है आप समय भी निकाल लेते हो, एक अपने खुद के एक नए आयाम को आप महसूस करते हो। आपको लगता है कि क्योंकि देखिए थिएटर जो है एक ऐसा लाइव आर्ट है जहाँ पे कोई रीटेक का नहीं होता है। आपको जो आपको दर्शकों को जोड़ करके जो आपको बातें कहनी है, जो संदेश पहुँचाना है, वो आपको लाइव तरीके से जोड़ना है। और एक बहुत ही सशक्त माध्यम है मुझे लगा। और इसी कारण से जो है हमने 2 थिएटर प्ले गंधर्व थिएटर के साथ किए। बेचारी अमृता एक प्ले था और मायने गंभीर होने के, ये 2 थिएटर हमने किए। और काफ़ी पूरे राजस्थान में, इनफैक्ट दिल्ली में भी हमने इसका शो किए। तो बहुत ही अच्छा सा रुचिकर अनुभव रहा। और ये जो नया अभी जो हमने किया 30 डेज इन सितंबर, ये एक इंग्लिश का प्ले, बहुत ही चैलेंज था। और ये चाइल्ड एब्यूज़ की जो गंभीर, जो संवेदनशील विषय है उस पर बात करता है। बहुत सारे घरों में ये घटनाएं होती हैं, और लेकिन इसके ऊपर बात करना हम उचित नहीं समझते हैं, या हम एक टैबू अभी भी इसको मानते हैं। उस सारी गहराइयों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो कलंदर थिएटर सोसाइटी हैं, उन्होंने इन सबको पूरे पिरोते हुए एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना के साथ इसको बहुत संवेदनशील विषय भी है और उसको जरूरत भी है इसको बच्चे हमेशा से संवेदनशीलता का विषय रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की खास तौर से कंपटीशन के दौर में मुझे लगता है कि इस इशू को प्राइम ऑब्जेक्ट पर रखना चाहिए। शालू, इस विषय में आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपकी बात कर रहे हैं, आपने तो इस उम्र में शुरू किया है, हालांकि कभी भी इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन एनीथिंग। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जब हम माता पिता बन जाते हैं तो हमारे एस्पिरेशंस हमारे सामने रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में क्या खूबी है, किस तरह से उसको निखारा जाए, किस तरह से उसको मेंटल हेल्थ और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों के स्किल्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सही कहा आपने। मैं जैसे बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, जब जाता हूँ स्कूल में, तो मैं देखता हूँ कि एक तो
खास वो तो खैर बहुत ही अंडर प्रीवियस सोसाइटी से आते हैं, लेकिन उनमें एक जो भावना है, एक जो फ्लेम होती है उनके आइज़ में कि हाँ हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी IPS बनना है, IAS बनना है। तो मैं देखता हूँ कि पारिवारिक स्थितियों के अनुसार के कारण से कभी कभी वो वंचित रह जाते हैं और हमें उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ कि हर बच्चे को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का हमें पूरा मौका देना चाहिए। मैंने यही निश्चय किया अपने बच्चे के लिए और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि हमें उसकी प्रतिभा को देखना चाहिए। अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है तो लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हर प्ले व्हाटएवर शी और ही वांट्स। और उसके ऊपर शायद एक बंधन नहीं होना चाहिए कि तुझे परफॉर्म करना है, इंडियन टीम में जाना है, तुझे करना ही करना है, वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाँ, जिस चीज़ में वो जीव अच्छा करने के, और हमें हर उस चीज़ में उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सपोज नहीं अच्छा कर पा रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारा भी कुछ कार्य है, हमारा भी कुछ लक्ष्य है। सिर्फ हम क्वेश्चन ना पूछें उससे कि अच्छा हाँ तो मार्क्स क्यों कम आए, हमें क्या हम अपना योगदान उसमें दे पा रहे हैं, क्या हम उसमें सहयोग कर पा रहे हैं, क्या वो मेरे से इतना फ्रैंक है कि अपने समस्याओं को अपना शेयर कर सके हमसे, है ना। वो जो बच्चे हैं, पूरी सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का हमें एक माहौल घर में रखना चाहिए जिससे कि वो फ्री होकर के हमें से बात कर पाए। और ना सिर्फ माता पिता से बल्कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी वो फ्री होकर के वो एटमॉस्फेयर में बात कर सके। तो एक इस हमारे एजुकेशन सोसाइटी की प्रॉब्ली एक कमी है कि हम जो है, जैसा आपने बताया शुरू में ही मेंशन भी किया था कि एक हम ना ब्लाइंडर्स की तरह एकदम जो है फोकस में कि हाँ यस IIT करना है, मेडिकल करना है, लॉ करना है। अब तो फिर भी थोड़ा आयाम खुल रहे हैं, बट एक फिक्स माइंडसेट से हम जो है कर रहे हैं। इसी कारण से प्रॉब्ली जो है स्पोर्ट्स में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। जो हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसकी बात करें तो अगर बच्चा किसी भी क्षेत्र में अच्छा करना चाह रहा है हमें उसमें प्रमोट करना चाहिए। ना भी कर पा रहा है उसमें भी, उस फील्ड में भी अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक लाइफ है, हमें उसको हर उस क्षेत्र में सपोर्ट करने की कोशिश करना चाहिए। हमारा एज ए माता पिता ही नहीं, हमारा एक सामाजिक कर्तव्य दायित्व है कि हम हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करें जिसमें वो अच्छा नहीं भी कर पा रहा है, तो भी हम आगे उसका हाथ थाम करके उसके खड़े रहें उसके साथ में। जी, जिंदगी सरलता से बहती है तो ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जैसे वृक्ष अपनी नियति लेकर के आता है, उसे क्या बनना है वो वही बनता है जो वो है। कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू होती है कि जो हम नहीं हैं वो बनने का प्रयास करते हैं, और जीवन के आनंद खुशी सबसे और कितनी अच्छी बात है कि हाँ कि वो बच्चों को बात करने का मौका देना चाहिए, उनसे बातचीत संवाद जरूर होना चाहिए कि वो कम से कम बोल सके कि मैंने सोचा तो था मैं क्रिकेट में कर लूंगा लेकिन मैं यहाँ भी नहीं कर पा रहा। जी, तो संवाद की बात कहूँगा, दूरदर्शन के माध्यम से ही मुझे ध्यान पड़ रहा है 5-6 वर्ष पूर्व हमने एक प्रोग्राम किया था, एक बड़े अच्छे शिक्षाविद आए थे। उन्होंने हमने पूछा कि जब क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। आपका बच्चा बाहर जब भी घर पर आता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, इफ़ यू स्टार्ट लिसनिंग ऑटोमेटिकली यू विल हेल्प योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड कि मुझे क्या करना चाहिए, वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी। तो मुझे लगता है सुनना सबसे बड़ा संवाद है। चूँकि आप थिएटर करते हैं तो थिएटर में आप कहते हैं और दर्शक सुनते हैं, क्या ऐसा कोई अनुभव है आपका जिसमें आपने रिवर्स किया हो, दर्शकों की सुनी हो और फिर कुछ डिज़ाइन या रीडिज़ाइन किया हो, न केवल दर्शक ही, जीवन का कोई भी आया? हाँ, जैसे हम लोग इंटरेक्ट जब करते हैं, जब रेलवेज में स्टेशन पे जाते हैं तो यात्रियों से हम जब संवाद करते हैं, व्यवहारिक उसमें भी जब हम जीवन में जब हम बिताते हैं तो भी जो आसपास के लोग हैं उनको जब हम सुनते हैं, मंदिर जाते हैं तो उनकी हम सुनते हैं, तो एक आपने सही कहा, संवाद एक बहुत बड़ा जरिया है एक दूसरे से जुड़ने का। और ये जुड़ हम तभी सकते हैं, आत्मीयता तभी हम महसूस कर पाते हैं लोग दूसरे की, और उसकी व्यथा या उसकी जो भी इंसाइट है, मनस्थिति को आप तभी आप महसूस कर पाएंगे जबकि आप उनसे एक ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। और बच्चों से मैं बहुत करता हूँ इंटरेक्शन, और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो पाता हूँ कि कैसे जो है हमारे शिक्षा व्यवस्था जो हमारी प्रणाली है उसमें बहुत एक सुधार की ज़रूरत है, कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक प्रणाली जो हमारी जो बनी हुई है जिसमें इतना भेदभाव है, या जाति का भेदभाव कहें, आर्थिक भेदभाव कहें, उसको कैसे हमें पाटने की ज़रूरत है। और ये एक्चुअली मैं इस विषय को लेकर चिंतित रहता हूँ या सोचते रहता हूँ कि कैसे जो है इस डिवाइड को कम किया जाए, और ये संवाद के माध्यम से हो सकता है। हम जो ये अभी बात कर रहे हैं, जो मैं ये कह रहा हूँ, उसको करेक्ट स्टेज तक ले जाना, ये भी एक हमारा कर्तव्य है। और मैं प्रयास करते रहता हूँ कि हम जो रेलवे में भी ये काम करें कि जो हमारे जनरल क्लास के जैसे लोग होते हैं उनकी क्या व्यथा है। हम इसी क्लास में सफ़र करते हैं तो शायद एक कंफर्टेबल फील करते हैं और कहते हैं कि हाँ रेलवे बहुत अच्छी है, बट क्या हम उस जो अंत्योदय जो हमारा व्यक्ति है, जो कि लास्ट मैन इन द चेन है, क्या हम उससे संवाद कर पा रहे हैं, और उसकी मनस्थिति और उसकी वस्तुस्थिति जो है उस जगह पे, उसको हम क्या, उस भावना को हम पकड़ पा रहे हैं, और क्या उसमें हम सुधार उत्तरोत्तर कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो संवाद अगर हम कर पाएँ
एज ए रेलवे पर्सन ही नहीं मैं बात करूँ, एक आम आदमी की तरह मैं बात करूँ, तो जो हमारे सामाजिक जो विस्तार है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे के अलावा या और भी जो है, उन पे क्या हम उस लास्ट पर्सन इन द चेन को हम ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वो संवाद अगर हम इस्टेब्लिश कर पाएँ अपने समाज में तो बहुत बड़ा हम योगदान दे पाएंगे। संवाद पर किसी ने खूबसूरत बात कही है, सारे शिकवे जाते रहे, तुमने खुलकर जो बात कर ली। क्या बात है। तो अब बात करने से मुझे लग रहा है हमने शुरुआत में जो बात कही थी कि रेल और खाना, बिल्कुल हर बच्चे की स्मृति में है कि अपनी अचार पूड़ी पराठा या जो भी बिस्किट कुछ लाए हैं, बैठते ही बर्थ पर आपने खोला और खाना शुरू कर दिया। और अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है, खाने की तो बातें होंगी ही। रेलवेज में हम चलते हैं तो कटलेट, सैंडविच, रेलवे की तो अपने खुद का एक खुशबू आने लगी है। ढूंढता रहता हूँ वो कब आएगी, कब खुशबू आएगी, गोभी के पकौड़े खास तौर से। मैं चाहूँगा कि खाने पीने के बारे में कुछ बात कहें, निजी जिंदगी से हो चाहे रेल से हो। जी पहले मैं रेलवे के पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा। आपने जो ये कहा ना, ये जो कहानियाँ जुड़ी हुई जो रेलवे की, ये एक व्यवहारिक ज्ञान का वो है। हम मेरे गुरु जो आनंद कुमार जी कहते थे कि आप आज का जो जीवन हो गया है, बच्चों का जो जीवन हो गया है, मैं वापस उस पर आना चाहूँगा कि ऐसा हो गया है कि एकदम जो साइक्लो स्टाइल हो गया कि हाँ ऐसा करना, ये पढ़ना, ये असाइनमेंट है, ये टास्क है, ये करना है और इस तरह से आपको एग्ज़ाम पास करना है। व्यवहारिक ज्ञान की इतनी कमी हो जाती है। जब हम लोग जाते थे ट्रेन में, जैसा आपने भी मेंशन किया, तो खुद सामान लेके जा रहे हैं और वहाँ पे फिर एक अनुभव हम करते थे उस जो यात्रा को, खुद से जाना है, खुद से अपना सामान रखना है, उठाना है, तो एक ध्यान रखना है सामान का भी। तो एक व्यवहारिक ज्ञान जो आता है आपको ट्रैवल करने से, दुनिया को देखने से, वो आजकल कमी होती जा रही है। और खाने पीने पे फिर मैं वापस आना चाहूँगा कि खाने पीने की जो आपने बात की, तो रेलवे इसमें उत्तरोत्तर सुधार तो करता ही है। हम जो है IRCTC की हमारी जो बात करें, हमारे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, जो कि हमारे जो पैंट्री कार है उसमें हम खाने का सप्लाई करते हैं। जो हमारे स्टेशंस पे जो हमारे स्टॉल्स हैं, वेंडर्स जो हैं, उन पे भी हम गुणवत्ता चेक, अभी जो हमने स्वच्छता पखवाड़े में भी इसको किया। खाना पीना, ऑफ कोर्स राजस्थान एक बहुत ही पारंपरिक रिच रहा है, विरासत रही है इसकी खाने पीने की। तो जो है यहाँ के जो फ्लेवर्स हैं जो खाने के, वो बहुत ही फेमस हैं। मैं मूलतः चूँकि बिहार का हूँ, तो आप जानते होंगे बिहार का भी लिट्टी चोखा काफ़ी फेमस है। और इसको रेलवे के साथ कैसे जोड़ा, ये भी मैं एक बहुत ही अच्छा अनूठा हमने अभिनव प्रयोग किया। हमने जो सोशल मीडिया पे हमारे हैंडल्स हैं जो NW रेलवेज़ के नाम से है, मैं दर्शकों से अपील भी करना चाहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो करें। हम ना सिर्फ उसमें जो अद्यतन जानकारी देते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम उसमें रोचक और इंटरेस्टिंग जो है उसमें हैशटैग्स भी हमने कर रखे हैं। और उसी हैशटैग की श्रृंखला में हमने चख लो इंडिया हैशटैग एक शुरू किया, जिसमें कि हम उस स्टेशन का क्या एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है खाने की, वो हम जोड़ते हैं। जैसे कोटा, तो कोटा कचौड़ी, एक हम राइमिंग के साथ जो हम उसको जोड़ते हैं कि कैसे वहाँ कोटा जाए तो कोटा कचौड़ी खाएं, आप जो बिहार के जाएं तो वहाँ पे मुगल सराय स्टेशन का लिट्टी चोखा खाएं, आप रतलाम के जाएं तो पोहा खाएं। तो इस तरह करके हम करते हैं। उससे ना सिर्फ हम प्रेरित करते हैं रेल यात्रा करने के लिए, बल्कि उस स्टेशन की अब खासियत भी बताते हैं ताकि यात्री उसका जो उपयोग कर सके, उपभोग कर सके। जी मुझे लगता है खाने पीने के बाद में फिर से हमें स्वास्थ्य पर आने की आवश्यकता है। वापस से मैं साइकिलिंग पर बात करता हूँ कि आपने साइकिलिंग की शुरुआत की और आपने एक बताया कि 35,000 किलोमीटर का एक सफ़र आपने जिया। इस पूरे सफ़र में सबसे रोमांचक या रोचक कोई बात रही हो, एक्सपीरियंस रहा हो जो लगता है कि आज के दिन आप साझा करना चाहें? हाँ, बहुत सारे ऐसे जुड़ी घटनाएं हैं। साइकिलिंग जब आप करते हैं तो ग्रुप में भी मैं करता हूँ और यूजुअली 2 और 3 लोगों के पेयर हम लोग ग्रुप में करते हैं। तो एक आप जैसा मैंने कहा कि संवाद का जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जब आप साइकिलिंग करते हो तो कोई रैंक्स का भेदभाव नहीं। जो मेरे जो स्टाफ हैं उनके वो भी मेरे साथ ट्रैवल करता है। एक बहुत डॉक्टर है कोई, उसके साथ भी मैं करता हूँ, आर्मी के लोग। तो जब हम ट्रैवल करते हैं साइकिलिंग में साथ में, तो संवाद का एक बहुत ही उचित माध्यम हो जाता है। फिटनेस तो ऑफकोर्स सही है। तो एक जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब हम लोग सीकर गए थे तो लगभग 100+ की जर्नी थी और एक था चैलेंज है ना कि जो है कैसे जो है जाना भी है और वापस भी आना है, ट्रैवल करके आना है। रास्ते में जो हमारा साइकिल पंक्चर हो गया और 3 बार पंक्चर हुआ। बहुत ही मतलब एक धैर्य की जब वो हो गई कि भाई कैसे जो है इसको इस पूरी जर्नी को कंप्लीट किया जाए। तो लेकिन उसके दौरान बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली है। पंक्चर हुआ तो कैसे जो है जाकर के आपको ढूंढना है, पंक्चर खुद ही जो है करना है और जो है लोगों के साथ फिर जो आसपास के जो लोग रहते हैं वो भी सहयोग प्रदान करते हैं। और फाइनली जो है हम जब डेस्टिनेशन पहुंचे तो वो खुशी का जो अनुभव होता है कि कुछ अचीव किया। हाँ, तो और फिर रिटर्न भी जब हम आए तो एक इस तरह की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और अच्छे सुदूर क्षेत्र साइकिलिंग से देखिए एक बहुत ही बड़ा जब आप
कार से ट्रैवल करते हैं, मोटर बाइक से ट्रैवल करते हैं, तो ऑफकोर्स पॉल्यूशन तो खैर आप फैलाने के अलावा साथ साथ और क्या है ना, एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, आप रोड जहाँ तक है वहीं जा सकते हैं। इसमें हम ऐसे ऐसे सुदूर क्षेत्र पे भी चल जाते हैं, नो लाइक चंदलाई लेक पे चले गए, मन किया तो जो है सीकर की तरफ चले, झालाना की तरफ चले गए, वहाँ पे निकल गए, हिल्स पे चले गए, हाइट्स पे चले गए, नाहरगढ़ चले गए, तो एक अलग तरह के जो है और जीवन में जब भी कुछ अनायास मिलता है तो हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। खुशी का मुझे लगता है बातचीत तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन स्टूडियो का समय हो चुका है और धन्यवाद देते हुए इस क्लोजिंग लाइन के साथ आपसे विदा लेंगे और कार्यक्रम के अंत में आप संगीत का आनंद लीजिएगा। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीम आशा मन में हमेशा बनाए रखनी चाहिए। सो धन्यवाद देते हैं शशि किरण जी और आप सभी का। संगीत का आनंद लें। नमस्कार।